आइए, गुड मॉर्निंग। बात बंद करिए। कुछ नया चीज पढ़ेंगे, 3-4 पेज अलग छोड़ दीजिए। आप लोग का इंटरनल एग्जाम कब होने वाला है? 8 को सर। एग्जाम का है क्या? सर कॉलेज बंद है। कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया सर। अगला हफ्ते से फिर आप हमको नहीं देखिएगा। क्यों? कहाँ जाएंगे? खुल जाएगा कॉलेज बढ़िया से। खराब नहीं किया है। और आपका कॉलेज क्या सबसे अलग चल रहा है क्या? हाँ सर। ठीक, कोई बात नहीं, क्या कर रहे? कमिंग का वेट से एग्जाम लेगा। चैप्टर नंबर 30। सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल और रिटर्न बेस। और है ये और है, ये ऑन है। आइए सुनिए, बात सुनिए। ये एक सेपरेट मेथड है गुड्स को मार्केट में लॉन्च करने का या गुड्स को मार्केट में बेचने का। ये एक सेपरेट तरीका है, ठीक है। देखिए, जैसे सपोज करिए कि एक दुकान है, ये ना केक बेचता है, ठीक है। क्रिसमस सब हो जाए, देखिए सुनिएगा ना, आपके पास नॉलेज है ज्यादा। क्या बेचता है? केक बेचता है, ठीक है। अब देखिए, एक केक मान लीजिए 700 रुपये का है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा कम हो सकता है, एवरेज 700 रुपये का है। तो दुकान वाले का इस 700 रुपये में ज्यादा कमाई कितने का होगा? 100 रुपये का होगा। ज्यादा कितने का होगा? 100 रुपये का होगा। अब 700 रुपया में सारे ही दुकान वाले को मिल जाएगा तो कंपनी क्या रखेगा? मैं दुकान वाले का 100 रुपया, कंपनी का जो भी हो, ठीक है। और कंपनी को वापस कर देगा 600 रुपये। अच्छा, मान लीजिए दुकान जब सुबह खोला तो 10 केक मंगाया, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला 10 केक मंगवाए। तो 10 केक को बेचेगा तो 10 × 100 कितना मिलेगा उसको कमीशन? 1000 रुपया। अच्छा, 10 में से मान लीजिए 2 केक ऐसा निकल जाए जो बिका ही नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, 2 दिन बाद भी नहीं, ऐसा हो सकता है ना, कभी नहीं बिका। तो केक का तो लाइफ मैक्सिमम 2-3 दिन ही रहता है, इसके बाद टेस्ट खराब होना चालू हो जाता है, जैसे भी रखिए उसको। इसका मतलब कभी मान लीजिए उसका 2 केक नहीं बिकता है किसी दिन, तो 700 × 2 कितना हो गया? 1400 का नुकसान हो गया। कमाएगा 1000 रुपया, नुकसान कितना होगा? 1400 रुपया। तो केक बेचेगा कभी? अब बेचेगा भी तो 2 ही केक रखेगा,
भैया लाइन लगा खड़ा रहो, इसको चाहिए ले लो। इसका मतलब ये जो बिजनेस बता रहे हैं हम आपको, ये बिजनेस इस तरीके से नहीं होता है। ये बिजनेस कैसे होता है, जो मान लीजिए हम किसी केक कंपनी का या डिफरेंट केक कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लिए। अब क्या करेगा केक का कंपनी, क्या करेगा, रोज सुबह हमको केक देगा। रोज सुबह हमको मान लो एवरी डे हमको 5 पीस केक देता है। आज दिया 5 पीस, हम बेचे, उसमें 3 बिका, 2 बचा हुआ है, तो कल खराब तो नहीं होगा ना। कल फिर बेचा, दिया हमको 5 पीस, तो कितना हो गया, 2 + 5 7 हो गया। उसमें से मान लिया 3 बिका, कितना बच गया, 4। फिर उसमें से मान लीजिए फिर वो दिया हमको 5 पीस, कितना होगा टोटल, 9। और थर्ड डे है ना, मान लीजिए थर्ड डे कोई पुराना केक ऐसा हो कि जो नहीं बिका है, तो केक कंपनी पूरा केक वापस ले लेगा। पूरा केक मतलब थर्ड डे वाला जो पुराना हो चुका है, जो खराब होगा, वो वापस ले लेगा, वो ले लेगा। वो इसका मतलब नुकसान किसका होगा, नुकसान कंपनी का होगा। तभी उस तरह का बिजनेस मार्केट में वो केक कंपनी चला पाएगा। उसमें मार्जिन उसका होगा, जो 600 रुपया केक 700 रुपया बिक रहा, हो सकता है कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट उसका 100-150 होगा। कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, अरे आप ना घर में बनाइएगा तो एक केक बनाने के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाइएगा, आपको लॉस हो सकता है। और आप अच्छा क्वालिटी मेंटेन करने का कोशिश करिएगा, उसको तो क्वालिटी तो एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसे मेंटेन करना है। और वो इस केक की दुकान की तरह उसके पास तो 50 दुकान है ना, तो बल्क में बनाएगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है केक का। सेम चीज अप्लाई होता है। मान लीजिए वो जो आप लोग कहीं सैंडविच खाते हैं ना, वो पेपर ये पॉलिथीन में लपेट के रखता है ना, हाँ, तो उन सब का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। उसका ऐसा नहीं है कि लपेट के रखा रहेगा तो 1 महीने बाद भी घर में लाइएगा खाइएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस तरह का बिजनेस यदि आप करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब केक वाला कंपनी जब दुकान वाले को देगा तो केक कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री लिखेगा अंडर अप्रूवल बेसिस में। इसका मतलब या तो सेल होगा या फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। मान लो 3 दिन का टाइम दिए, 3 दिन तक दुकान वाले को बता देना पड़ेगा कंपनी को कि ये केक नहीं बिका है। नहीं बताइएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा तो आपका जाएगा। मतलब आपका जो टाइम लिमिट है, जो समय आपको दिया गया है, इस समय के अंदर या तो आपको अप्रूव मतलब खरीदना पड़ेगा या मतलब बेचना पड़ेगा वही, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए देखिए मार्केट में कितना सारा न्यू फोन सब लॉन्च होता रहता है अलग अलग कंपनी का। मान लीजिए कि आपके पास जो शोरूम है उसमें आप सिर्फ ब्रांडेड ही बेचते हैं, मैं सैमसंग, एप्पल ये सब बेचते हैं। कोई नया फोन का कंपनी लॉन्च हुआ और आपको इंसिस्ट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप अपने काउंटर में इसको भी रखिए कुछ। आप बोल रहे नहीं बिकेगा, तो बोले कोई बात नहीं, आप रखिए, नहीं बिकेगा तो हम 2-3 महीने के अंदर वापस लेके चले जाएंगे। 2-3 महीने के अंदर क्या करेंगे, वापस लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए नया ऑथर आता है मार्केट में, मान लीजिए हम एक नया बुक नहीं लिखे तो नया ऑथर हो गए। ठीक है, तो ऋषि सबको बोल देगा मत खरीदेगा। हाँ, ठीक है, सुनिए ना, रोकिएगा ना, सुनते रहिए। इसका मतलब मार्केट में जैसे नया बुक हुआ तो अब हम तो बुक लिख के पब्लिशर को दे दिए। बुक बेचने का हेडेक किसका है, पब्लिशर को है। तो पब्लिशर को क्या करना पड़ेगा, हर एक दुकान वाले को जाकर देना पड़ेगा ना। अब कोई दुकान वाला बोलेगा नहीं ये सब ऑथर का मेरे पास नहीं आता है, अरे रखिए ना, 2 ही पीस रखिए ना, नहीं होगा हम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम वापस ले लेंगे। ठीक है, ये जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, यहाँ इस स्ट्रैटेजी जब भी काम होगा तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका जो जैसे आज पढ़ाएंगे हम,
प्रैक्टिकली इससे थोड़ा डिफरेंट बनता है। इसका ना एक प्रैक्टिकली चार्ट बनता है। चार्ट में ऐसे लिखा रहता है, पहला कॉलम रहता है गुड्स सेंट, दूसरा रहता है गुड्स रिटर्न, तीसरा रहता है गुड्स सोल्ड, ठीक है, एंड फोर्थ कॉलम रहता है बैलेंस। फोर्थ कॉलम क्या रहता है? बैलेंस। प्रैक्टिकली ये डे बुक में ही बनता है। यदि किसी कंपनी का इस तरह का कभी देखिएगा, ठीक है, तो आपको डे बुक ही दिखेगा। उस डे बुक का जो टोटल होता है, उस टोटल को लेकर हम लोग एंट्री लिख देते हैं। टोटल का क्या लिखते हैं? एंट्री। यहाँ पे हम लोग डे बुक नहीं बनाएंगे, ठीक है, अपने सिलेबस में डे बुक वाला नहीं है, अपने सिलेबस में अकाउंटिंग वाला सिर्फ है। इसका मतलब और जो टोटल वाला जो है उसको लेके हम लोग एंट्री लिखेंगे, ठीक है। इजी चैप्टर है, ठीक से पढ़िएगा। तो अभी टेस्ट में चल रहा है, पर ये वन डे चैप्टर ही है, एक दिन में समझ में आ जाएगा थोड़ा चैप्टर। आइए, अब पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन when goods are sent to dealers oblique customers with option of either approve or return within time limit. In this scheme, the goods are sent to customers and certain time limits is given। माने हम लोग गुड्स किसको देंगे? कस्टमर को देंगे, ठीक है, एंड उसको साथ में क्या देंगे? सर्टेन टाइम लिमिट देंगे, ठीक है। विदिन दिस टाइम बाउंड्स within this time bound, ठीक है, इस टाइम बाउंड, विदिन दिस टाइम बाउंड, इस टाइम बाउंड के अंदर, ठीक है, the customer will either sell it or return it to the seller। या तो उसको बेच देगा या फिर जो सेलर है उसको वापस कर देगा, ठीक है। समटाइम्स, कभी ऐसा हो, समटाइम्स इफ the goods remains unreturned
समटाइम्स इफ द गुड्स रिमेन्स अनरिटर्न, गुड्स क्या हो जाए बताइए तो, रिमेन्स अनरिटर्न, गुड्स वापस नहीं हो पाया, गुड्स रिमेन अनरिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी of time limits, after the expiry of time limit, then it is assumed that it is approved by the customers. मतलब यदि कस्टमर वापस ना करे टाइम बाउंड के अंदर, तो मान लिया जाएगा जो कस्टमर को हम गुड्स दिए हैं वो क्या हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है, मतलब कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है? पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होगा। बच्चे लोग तो एब्सेंट है, सोचा सर चले गए अब तो एक हफ्ता, हम लोगों की किस्मत कुछ ऐसा ही है ना, नहीं समझा, टिकट ही कंफर्म नहीं हो रहा, हुआ भी 2 हुआ 4 नहीं हुआ, बताइए बोले। अकाउंटिंग एंट्री, हाँ वही चला था आपके लिए पूरी कोई बात नहीं, आप अपने गुरु के लिए इतना नहीं कर सकते। हाँ सही कार्ड लंबा डिस्टेंस में सेफ नहीं रहता ना, वो भी ठंडा का टाइम में धुंध लगा होगा, कहीं ठोक ठाक वो उल्टा चाम बढ़ जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज, मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? जो भी कंपनी जो गुड्स भेजता है अप्रूवल बेसिस में, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर एंट्रीज किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग? इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चर, ऐसे समझना, इन द बुक्स ऑफ कंपनी या इन द बुक्स ऑफ मेन सेलर, जो ओरिजिनली गुड्स को मार्केट में लाता है, ये अकाउंटिंग एंट्री उसके लिए होता है सिर्फ। ये रिटेलर, दुकान वाले के लिए नहीं, दुकान वाले से हम लोग कोई मतलब नहीं, दुकान वाले से वही मतलब है, नहीं बिका तो माल वापस कर दो, बिका तो पैसा लो, खत्म बात, दुकान वाले से इतना ही मतलब है। ठीक है, अच्छा, गुड्स को भेजते हैं कैसे? जब भी हम गुड्स को भेजेंगे तो सेल्स का एंट्री लिखेंगे, जब भी गुड्स को भेजेंगे किसका एंट्री लिखेंगे? सेल्स का एंट्री लिखेंगे। मतलब जो सेल्स वाला एंट्री होता है वही एंट्री आपको लिखना है। ठीक है, तो सेल्स वाला एंट्री क्या होता है? नहीं, नगद पैसा कोई नहीं देने वाला है, ये धंधा नगद वाला नहीं है। ये क्रेडिटर्स एंड डेटर्स में फर्क समझिए, अब आप बीकॉम पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स का फर्क समझिएगा। जिसको हम लोग गुड्स बेचते हैं उसको क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है, तो आपका बदनामी कम होगा, मेरा बदनामी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब 2-4 महीना पढ़ लिए ना, अब जो भी कहीं से सीख के आए होंगे बदनामी अब मेरा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब किसी को गुड्स बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। किसी से खरीदते हैं उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, फर्स्ट एंट्री when goods sent on approval, जी एंट्री क्या पास करेंगे? आप सन्ड्री वर्ड लगा सकते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नीचे एक बात ध्यान रखना, आपके साथ धोखा हो सकता है, चालाकी आपके साथ कर सकता है। ये एंट्री तब पास नहीं करेंगे, ये एंट्री तब पास हम लोग नहीं करेंगे जब जो सेलर है वो डेबुक यदि मेंटेन करता हो,
जो बताया ना स्टार्टिंग में डे बुक, ये डे बुक मेंटेन कर लेता है तो ये एंट्री नहीं लिखेगा वो। क्यों नहीं लिखेगा? तो डे बुक के केस में डे बुक का टोटल होता है ऑलरेडी सेल्स अकाउंट में उसका पोस्टिंग हो जाता है। तो डे बुक का पोस्टिंग और एक बार सेल्स अकाउंट में हो चुका है तो दोबारा आपको एंट्री लिखने का जरूरत उसका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर यदि कभी बोल दे कि डे बुक इज मेंटेन्ड देन दिस एंट्री शुड नॉट बी पास्ड। ठीक है, ध्यान रखना। व्हेन लिख दे रहे नोट करके, व्हेन ये डे बुक ऐसे वर्ड लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इज मेंटेन्ड देन this entry will not be passed। यदि आप डे बुक मेंटेन करके रखे हैं तो ध्यान रखना आपको ये वाला एंट्री आपको पास नहीं करना है। ठीक है, डे बुक मेंटेन करने के बाद ये एंट्री पास हम लोग नहीं करेंगे। बच्चे लोग क्लास में आया लिखा लिंक चाहिए, बताओ तो। ठंडा का मौसम है ना, सब आराम करेगा ना। अरे इस बार यदि कैंसिल हो जाता है ना, समझा ना, उसको दिए हैं फिर टिकट के लिए, इस बार कैंसिल हो जाता है तो क्रिकेट खेलने चलेंगे, मैसेज कर देंगे। विक्टोरिया और का छोटा मोटा मैदान नहीं होगा और ये बच्चे लोग रहेगा ना। आटा को बॉल छक्का मारेंगे तुम्हारे घर में हो जाएगा। लोकल प्लेयर नहीं होगा। आइए, ये पहला क्लियर हुआ। पहला क्लियर हुआ क्या मतलब? जो गुड्स जब हम बोलना चालू करते हैं बात मत करिए ना। देखिए, जब भी हम लोग गुड्स कस्टमर को भेजेंगे तो हम लोग एंट्री लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री कब पास नहीं करेंगे? जब हम डे बुक भी मेंटेन करते हैं तब तो डुअल एंट्री हो जाएगा ना। डे बुक में एक बार हो गया, डे बुक इज ऑल्सो जर्नल ना, डे बुक भी जर्नल है। एक बार जर्नल में आप लिख लिए तो फिर दोबारा उसका जर्नल कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका मतलब डे बुक में एंट्री लिखा रहेगा तो इसे वो ट्रिक है क्वेश्चन का, जानबूझ के दे देगा ताकि आप लिखिए। अल्लाह को ऐसे बोलेगा भी कि ऑन दिस डेट गुड्स हैज बीन सेंट टू कस्टमर्स। ठीक है, आपको लगेगा पहला एंट्री लिखना डेटर्स टू सेल्स, पर यदि क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि डे बुक इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी तो जानबूझ के देगा आपको ताकि आप लिखिएगा और काटेगा। ठीक है, अच्छा, जब हम जब गुड्स दिए हैं कस्टमर को तो कस्टमर क्या करने के लिए गुड्स दिए हैं? बेचने के लिए। कस्टमर गुड्स को बेचेगा, तो कस्टमर जब गुड्स को बेचेगा तो उस बेचने का 3 प्राइस हो सकता है। 3 प्राइस। पहला यदि हम 100 रुपया में दिए हैं तो 100 रुपया बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 100 रुपया में दिए पर बाजार खराब है, उसको डिस्काउंट देना पड़ा, 95 में बेचा, हो सकता है। एंड थर्ड, 100 रुपया में दिए 105 में बेच दिया। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि एमआरपी तो लिख देंगे हम ना, लेकिन मान लीजिए थियोरेटिकली हो सकता है। मान लीजिए ज्यादा बेच दिया तो 3 सिचुएशन हो सकता है। व्हेन द गुड्स इज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, ठीक है, उसका सिचुएशन कितना हो सकता है? 3 डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, पर एग्जाम में 3 में से कोई एक ही बात तो पूछ पाएगा। ठीक है, आइए, व्हेन गुड्स आर approved, एक सेकंड when goods are रिटर्न का एंट्री पास करें। ठीक है, मान लीजिए रिटर्न कर दिया गुड्स, इसके बाद अप्रूवमेंट, मतलब आप जो गुड्स दिए वो टाइम लिमिट के अंदर गुड्स आपको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो गुड्स वापस करेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए? एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पर थोड़ा सा चेंज, अब इस मेथड में सेल्स रिटर्न को घसीटा नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न के थ्रू अब नहीं जाना है, इसलिए कि भेजिए थे डेटर्स टू सेल्स, वापस किया तो कैंसिल कर दो एंट्री को। एंट्री क्या होगा? सेल्स टू डेटर्स। ठीक है, आई नंबर 3, when
goods are approved by the customer. ठीक है, गुड्स यदि आप अप्रूव कर पाते हैं तो तीन डिफरेंट सिचुएशन है, केस से तीन डिफरेंट सिचुएशन है। When approved at इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है बताओ तो? वो कॉस्ट प्लस लोडिंग वाला बात नहीं। इनवॉइस प्राइस मतलब जिसमें भेजा गया। यहाँ पे इनवॉइस का मतलब जो रसीद है, इनवॉइस का मतलब जो रसीद है, यहाँ उस रसीद के बारे में बात, कंसाइनमेंट नहीं पढ़ रहे, ये कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है। ये जो रसीद जो बिल है ना, बिल को ये बोला जाता है इनवॉइस। ठीक है, तो व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस में जो दाम लिखा हुआ है उसी दाम में आप गुड्स को क्या किए, बेच दिए। ठीक है, तो कंपनी के बुक में नो जेई, कंपनी इसका और कोई एंट्री नहीं लिखेगा, क्योंकि आप गलती तो नहीं किए हैं कुछ, इस दाम में दी उसी दाम में आपका बिक गया। ठीक है, केस बी, when approved at a price lower than IP, when approved at a price, approved at a प्राइस लोअर देन इनवॉइस प्राइस, जिस प्राइस में आपको दिए हैं उससे कम प्राइस में गुड्स को एक्सेप्ट किया गया। मान लीजिए रसीद में लिखे थे 1000 रुपया, पर आप गुड्स को बेचे हैं 950 रुपया में, तो 50 रुपया हमको भी कम करना पड़ेगा ना। 50 रुपया किसको कम करना पड़ेगा? हमको कम करना पड़ेगा। आप देखो लॉजिक समझो, तो लॉजिक समझिएगा तब अकाउंट समझ में आएगा। देखो, हम जब गुड्स भेजे थे तो फर्स्ट एंट्री हम कितना का, फर्स्ट एंट्री लिखे थे मान लो 1000 रुपया का। ये डेटर्स टू सेल्स जो एंट्री लिखे ना, कितने का लिखे? 1000 रुपया का लिखे। जिसको हम दिए हैं वो 1000 रुपया में बेच दिया, तो ये एंट्री ठीक है मेरा, ये एंट्री मेरा ठीक है। जो काम वो किया वो एंट्री पहले हम लिख चुके हैं, डेटर्स टू सेल्स में एंट्री ठीक है। तो ऐसा हो कि हम दिए 1000 रुपया पर बिका कितना में, तो इसको कितना से कम करना पड़ेगा इस एंट्री को? इसको काट 950 लिख दें, अकाउंट में काटा कुटी नहीं होता है। स्कूल में खेलते थे हम लोग क्रॉस एंड। ठीक है, समझा मोहित? ज्यादा समय खेलना है हमारा। इसका मतलब एंट्री किसका पास करेंगे? 50 रुपए से कम करना है फर्स्ट वाला एंट्री। यदि अभी तक अकाउंट कुछ भी आप सीखे होंगे तो बताइए तो कैसे कम करेंगे उसको? सेल्स टू डेटर्स 50 रुपए कम हो जाएगा। उस एंट्री को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। पर उल्टा करते हैं पूरा 1000 तक मत कर देना, सिर्फ 50 रुपए डिफरेंस प्राइस। ठीक है, यही होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे होता है? तो आईपी माइनस एसपी, नॉट सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, थर्ड केस नंबर सी, ऐसा हो व्हेन approved at a price higher than IP,
हायर देन आईपी। आईपी से ज्यादा में, आईपी से ज्यादा में यदि हम लोग गुड्स को एक्सेप्ट करते हैं तो जानते हो एंट्री क्या होना चाहिए? एंट्री क्या होना चाहिए? फिर से लेटर टू सेल्स, एक्स्ट्रा वाला अमाउंट के लिए यहां पर एसपी माइनस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर एक सम में रहेगा, इसके बिना सम्स नहीं होगा। ये जानते हो कौन सा पॉइंट है? सुनिए पहले, बाद में सुनिए। मतलब ये एवरी सम्स में रहेगा। मतलब फिर से बता दे रहे, ये अकाउंट किसका बना रहे हैं? उस दुकान वाले का नहीं, उस दुकान वाले का नहीं, कंपनी का। अच्छा, मान लीजिए कंपनी, जैसे दिसंबर में मान लीजिए कंपनी का अकाउंट्स बंद करना है, आज दिसंबर का 27 तारीख हो गया, ठीक है। मान लीजिए किसी को कंपनी दिसंबर में ही गुड्स भेजा था, कंपनी दिसंबर में ही गुड्स को भेजा था, 2 महीने का टाइम दिया था। इसका मतलब 31 दिसंबर एक महीना पूरा होगा और 31 जैन एक दूसरा महीना पूरा होगा। इसका 31 जैन तक उसको रिटर्न करना है। मान लीजिए ऐसा हो 31 दिसंबर तक और गुड्स रिटर्न नहीं किया और कोई खबर भी नहीं दिया, ऐसा तो हो ही सकता है। गुड्स रिटर्न नहीं किया, क्यों रिटर्न किया? क्योंकि टाइम खत्म नहीं हुआ। खबर क्यों नहीं दिया? टाइम नहीं खत्म हुआ है ना, ऐसा हो सकता है। गुड्स नीदर अप्रूव्ड नॉर रिटर्न, नीदर अप्रूव्ड नॉर रिटर्न, क्यों? बिकॉज टाइम लिमिट नॉट येट एक्सपायर्ड। ऐसा होने पर हम लोग क्या करते हैं? ऐसा होने पर हम लोग 2 एंट्री पास करते हैं, जो फाइनल अकाउंट में सीखते थे हम लोग। फाइनल में जो बोले थे रट लेना, मीनिंग मत पूछना, भाई को पहले बता दिए थे, इफ एंड बट मत पूछिएगा, नहीं बताएंगे, वो उस चैप्टर में जाएंगे तब बताएंगे। इसका मतलब गुड्स हम भेजे हैं, तो गुड्स हम भेजे हैं ना, ये वाला एंट्री मेरा पास किया हुआ है, ये एंट्री मेरा पास किया हुआ। गुड्स ना ही रिटर्न हुआ ना ही अप्रूव हुआ, तो ये जो एंट्री आपका पास किया हुआ है डेटर्स टू सेल्स, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देंगे। फर्स्ट एंट्री होता है, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट सेलिंग प्राइस पर, इसमें भेजते हैं। अच्छा, जिसको हम गुड्स दिए हैं उसके पास जो गुड्स पड़ा हुआ है, उस गुड्स का मालिक कौन है? गुड्स का मालिक हम है, उसका ओनरशिप मेरे पास है। इसका मतलब इस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मेरे स्टॉक में ऐड होगा, मेरे स्टॉक में ऐड होगा। इसका मतलब हमको सेकेंड एंट्री चाहिए, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक, क्योंकि उसके पास गुड्स है, उसका मालिक कौन है? हम है। और हम स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसका मतलब इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम शो करेंगे, ठीक है। ये चीज एवरी सम में होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? गुड्स सेंट, ठीक है, बट नॉट रिटर्न। क्यों नॉट रिटर्न? बिकॉज टाइम लिमिट नॉट येट एक्सपायर्ड। ऐसा जब भी हो कितना एंट्री पास करना है? 2 एंट्री। पहला एंट्री क्या पास करेंगे? पुराना सेल उड़ा देना, पुराना सेल को उड़ा देना, ठीक है। वो किस प्राइस में उड़ाएंगे? उसको सेलिंग प्राइस पर। दूसरा, उसके पास जो स्टॉक है उसका मालिक हम है, उसको अपना स्टॉक लिखना। अपना स्टॉक लिखने का मतलब ट्रेडिंग में दिखाना, ठीक है। आइए वन नंबर, at the end of accounting year, at the end of accounting year, accounting year, if goods are neither approved nor returned by the customer
by the customer, then by the customer, comma, because its time limit has not yet expired. In this case, pass the following to JE. ऐसे केस में हम आपको नीचे दो जर्नल बताने वाले हैं, तो दो जर्नल आपको पास करना, दोनों ही पास करना आपको, ठीक है? हुआ सबका? नंबर 1 फर्स्ट है हम लोग का नंबर 1 फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्स को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो सेल्स कैसे कैंसिल करेंगे? एंट्री पास करेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नंबर 2 for stock with customers, for stock with customers के पास जो स्टॉक है, अच्छा ये लाइन पे ध्यान रखना, ये लाइन किस पे पास करेंगे हम लोग? या इनवॉइस प्राइस इस पे भेजे थे, ठीक है? सेकेंड एंट्री क्या जो होगा बताओ तो स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट होगा एंड टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ये किस पे होगा बताओ तो? ये सीपी पर होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अच्छा पॉइंट में कितना चलेगा बताओ? इसका नंबरिंग ना ऐसे करो, इसको रोमन ए कर, सॉरी स्मॉल ए करो, इसको स्मॉल बी करो, कि वो ऊपर रोमन चल रहा है। 0.5 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इस साल काम ही खत्म। हाँ 5 होगा। इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अगले साल क्या हो सकता है बताओ तो? अच्छा जो इस साल जो गुड्स नहीं वापस आया या नहीं बिका, दोनों ही गुड्स है किसके पास? सेलर के पास। कहां से आएगा? सेलर तो गुड्स कस्टमर को दे दिया है, ठीक है? इस बार जो सेलर को अकाउंटिंग एंट्री दिखाना था, सेलर अकाउंटिंग एंट्री दिखा चुका है, तो गुड्स का फिजिकल पोजीशन किसके पास में है? कस्टमर के पास में। अच्छा अगला साल क्या हो सकता है बताओ तो? अगला साल क्या हो सकता है? या तो बेच सकता है या फिर रिटर्न कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर व्हेन रिटर्न, अगला साल यदि रिटर्न होता है, जानते हो कोई एंट्री पास नहीं होगा। जानते हो कि नहीं पास होगा? क्योंकि रिटर्न की एंट्री क्या होता है? रिटर्न की एंट्री होता है सेल्स टू डेटर्स। ये तुम जस्ट अकाउंटिंग ईयर के बंद करने के पहले हम पास कर चुके हैं, तो फिर दोबारा एंट्री क्यों पास करेंगे? इसका क्या होगा? नो एंट्री विल पास, ओनली टेक द गुड्स बैक, सिर्फ गुड्स को वापस ले लेना, एंट्री मत पास करना उसके, क्योंकि उसका एंट्री पास
हो चुका है, ठीक है। यदि रिटेन होता है व्हेन अप्रूव्ड, अगले साल बोला कि नहीं हम बिक गया मेरा, तो बिक गया तो भैया से एंट्री पास करो, फिर से जो एंट्री कैंसिल किया था उसको क्या करो, उसको फिर से पास करो। तो डेटर्स टू एकदम क्लियर। पॉइंट नंबर कितना चलेगा, जगह छोड़, तो जगह छोड़ना, ठीक है। ये जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए, सम्स करेंगे। मुझे क्या लगता है, हमको बहुत कुछ लगता है। आई थिंक नेशनल ठीक है, आइए चलिए बात करिए।
आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ही मास्टर क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन। अब छपेगा भी तो क्या होगा, आप नहीं करिएगा, आप सीख लीजिए। हाँ वाजपेयी जी पढ़िए जोर से। पेज नंबर 234। He sent goods to his customer on sales or return. The following transaction took place during 2006. September 15, sent goods to customer on sell or return basis at cost plus 33.3%. October 20, goods returned by customer. November 15, received letters of approval from customer. December 31, goods paid customer awaiting approval. C record sale or return transaction as ordinary sales. You are required to pass the necessary journal entries in the book of CE, assuming that accounting year closes on 31st December 2006. सही बात। ये जो है C send goods to its customers on sale or return basis, ठीक है, ये गुड्स को भेजता है कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ये सब ट्रांजैक्शन हुआ है उसका। 15 सितंबर को गुड्स भेजा है 20 को गुड्स रिटर्न किया कस्टमर, 15 को गुड्स अप्रूव हुआ है एंड 20 है गुड्स अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है, ठीक है। बोला आप इसका एंट्री लिख के दिखाइए। फुल पेज में जर्नल का फॉर्मेट रेडी करना है। Question number 1. In the books of CE, journal, date, particulars, ledger volume, debit credit, amount। अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है क्या कि डे बुक मेंटेन करना है। रिसीव क्वेश्चन बोला है डे बुक मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या हो बताओ तो, जो फर्स्ट लाइन भी पास होगा ना। डेट लिखो, डेट कॉलम में आ जाओ 2006।
September 15. Debtors account debit to sales account. अमाउंट कितना होगा? नरेशन being goods sent on approval or return approval or रिटर्न बेसिस। अक्टूबर 20 को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। अक्टूबर 20 को कौन गुड्स वापस किया? एंट्री क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने का वापस आया? 40,000। नरेशन being goods returned by customers। नवंबर 15 क्या बोला? क्वेश्चन बताइए तो। रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल मतलब क्या हुआ बताओ तो? गुड्स अप्रूव्ड हो गया। गुड्स अप्रूव्ड का कितना केसेस है? 3 केसेस है। पहला केस क्या हम लोग का? सेम प्राइस में आपका अप्रूव हो सकता है। यहाँ बोला है क्वेश्चन में क्या कि कम प्राइस में या ज्यादा प्राइस में अप्रूव हुआ है? नहीं, इसका मतलब किस प्राइस में अप्रूव हुआ है? सेम प्राइस। जिस प्राइस में आप दिए थे उसी प्राइस में गुड्स क्या हो गया? अप्रूव हो गया। यदि गुड्स सेम प्राइस में अप्रूव हो जाए, जिस प्राइस में आप दिए थे उसी प्राइस में अप्रूव हो जाए तो कोई एंट्री पास? नवंबर 15 का नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है। दिसंबर 31। अच्छा अच्छा समझिए। हाँ ठीक। कितने गुड्स भेजे थे? गुड्स कितने का भेजे थे? रिसीव लाख रुपए का। अच्छा, उसमें से कितना वापस आया था? अच्छा, बचा कितना? उस 60 में से अप्रूव कितने का हो गया? 40। तो कस्टमर के पास कितना बचा? 20,000 का गुड्स कस्टमर के पास बचा हुआ है। एंड क्वेश्चन क्या बोला? उसका टाइम लिमिट अभी तक खत्म। अवेटिंग अप्रूवल मतलब अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है। कितना एंट्री पास करेंगे उसके लिए? 2 एंट्री। पहले क्या कैंसिल करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। से नरेशन being big goods sent on approval
not yet. Approved. अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। लास्ट एंट्री क्या लिखेंगे? स्टॉक विथ, हाँ जोर से, स्टॉक विथ कस्टमर, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, ऋषि आंसर दे रहा है, मेरा फॉर्म में आ गया है। अच्छा ऋषि बता तो इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे? 20। उसमें 20, इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे? देखें किसको समझ में आ रहा है, बताइए अमाउंट कितना लिखेंगे? आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन करिए और बताइए। $13,340। ये आंसर कौन बताया है? वाजपेयी आप। लास्ट छोड़ के घूमते रहिएगा, ये सब होगा। वाह, आपका एक चॉकलेट कंफर्म हो गया। 20,000 रुपया जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 20,000 रुपया क्या हम लोग का, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है। और हम लोग क्या चाहिए? इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में क्या हटाना पड़ेगा? क्या हटाना पड़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या दिया क्वेश्चन? कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, और ऑन कॉस्ट है। ये क्या है हम लोग का? सेल वैल्यू। 1/3 को सेल में कन्वर्ट करना होगा, तो 1/4 और 20,000। देखिए कंसाइनमेंट पढ़ाते समय वो हम ये जब रूल सिखाए होंगे तो वहाँ पे ये नहीं बोले थे कि कंसाइनमेंट का रूल है। क्या बोले थे? पूरे अकाउंट्स में ये रूल आगे पीछे अब चलता रहेगा। ठीक है, तो जब वो आता है यदि आप अप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब आप सीख गए। और नहीं अप्लाई करते हैं तो आप जहां खड़े थे पहले वहीं पर अभी भी खड़े हैं। ठीक है, इसका अमाउंट बताइए। 15,000। नरेशन, being stock with customers, being stock with customers, valued at cost.
और सबका ठीक है, क्या आप मत लीजिए, साल खत्म होने वाला है। एक ही होमवर्क है क्या? ठीक है, और वेडनेसडे क्लास होगा कि नहीं होगा उसके फिर मैसेज नहीं तो मंडे पक्का होगा। बात करेंगे सर एजेंसी से बनवा लीजिए सर एजेंसी से बनवा लीजिए कंफर्म हो जाएगा। अरे सर एजेंसी से ही हो रहा है, चांस कम है। वो किसका ले लो